Hello everyone. Today we are going to have basic discussions about the various problems on pseudo forces. This is a very simple problem. प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ इन द फिगर. ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में सारे सर्फेसेस स्मूथ हैं, मतलब कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और कह रहा है फाइंड एफ सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेज. तो सबसे पहले तो ब्लॉक और वेज में डिफरेंसेस को आप समझ ले. ये जो आप ट्रेंगुलर पोर्शन देख रहे हैं, दिस ट्रेंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड वेज. ठीक है, इसका एक इंक्लाइंड सरफेस होता है. ठीक है, और इंक्लाइंड सरफेस होता है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज करें थीटा है. ठीक है, तो और ये जो है, ये क्या है आपका, ये आपका है ब्लॉक. तो वेज और ब्लॉक समझ में आ गई आपको. तो इस वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. सवाल कह रहा है कि कितना फोर्स एफ अप्लाई किया जाए कि ये जो ब्लॉक इस वेज पे पड़ा हुआ है ये स्लिप नहीं करे, जहाँ है वहीं रह जाए. अगर आप इस सवाल को ऐसे देखें कि अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल पुल है mg, ठीक है, और इस mg का जो एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर, इसको हम बोलेंगे mg साइन थीटा. ठीक है, तो अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये सिचुएशंस ऐसा है, तो mg साइन थीटा के फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक नीचे आ जाएगी. तो कहीं ना कहीं जो फोर्स हम यहाँ पे अब F अप्लाई होगा वो कहीं ना कहीं ये mg साइन थीटा के कंपोनेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा. तभी तो ये ब्लॉक जहाँ है वहीं रहेगा. तो इस सवाल को फ्रॉम द टाइम बीइंग हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे. पहला कि हम इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करेंगे. और जब हम कह रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करेंगे, मतलब हम रेस्ट में रहेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, दिस ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा है, अगर वो इस सवाल को सॉल्व करेगा, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया. ठीक है, और अगर ऑब्जर्वर इस वेज पे जाके बैठ जाए, ठीक है, इस वेज पे जाके अगर ऑब्जर्वर बैठ जाए और तब ये जब सवाल को सॉल्व करेगा तो ये सवाल हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा तो इस फोर्स की वजह से इस पूरे मास में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. और चूंकि आपका ऑब्जर्वर जाके वेज पे बैठ गया है और वेज एक्सीलरेटेड है, इसका मतलब है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है. तो हम इस सवाल को दो ऑब्जर्वर के हिसाब से सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि स्यूडो फोर्सेस क्यों पिक्चर में आता है और कितनी आसानी से वो हमें मदद करता है सवालों को सॉल्व करने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सवाल को सॉल्व करते हैं. क्या? फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, इस हिसाब से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं. तो इसमें कुछ करना तो रहता नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है. तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. किसका? तो सबसे पहले देखिए ये जो मास m है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. तो मास m को हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया. ये हो गया मेरा मास ब्लॉक. ठीक है, ये हो गया ब्लॉक. और जो मेरा प्लेन है, मतलब जिस इंक्लाइन प्लेन है, अगर हम इंक्लाइन प्लेन को आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेरा इंक्लाइन क्या है, ऐसा है, मतलब ये ऐसे बन रहा है ये, और ये हो गया मेरा इंक्लाइन. यही ना मेरा इंक्लाइन प्लेन. अब इस m मास पे फोर्सेस कौन कौन एक्ट कर रहा है हम लोग जरा उसको देखते हैं. इस m मास पे एक फोर्स जो काम कर रहा है ये है mg. ओके, ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, एक फोर्स mg है और दूसरा फोर्स है जो ये ब्लॉक इस ये वेज इस m मास के ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो होगा n. ठीक है, आप इसको n1 भी लिख सकते हैं या n1 ही लिखिए. n1 क्या है आप लिखिए यहाँ से. n1 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन ब्लॉक. क्या है ये? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स applied
डिवाइडेड बाय वेज ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो ये N1 है, ये फोर्सेस इस पर अभी एक्ट कर रहे हैं। और साथ में जब ये फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहा है तो ज़रा गौर से देखिए इस फोर्सेस का क्या कंपोनेंट होगा। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो आपका इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो नेचुरली अगर आप इसको इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, एडजेसेंट एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो जब इस पे जो फोर्सेस है, एम मास पे जो फोर्सेस है, इसको जब आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तोड़िएगा एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 cos थीटा, N1 यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और N1 यहाँ N1 और यहाँ पे ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखिए कि अगर आप ये एज्यूम करेंगे, मतलब कंडीशन क्या कर रहा है कि ये ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट रहे, तो ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहेगा और जब फोर्स F अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या चीज़, तो टोटल फोर्स F बाई टोटल मास m प्लस m। इसी एक्सेलरेशन के साथ में ये पूरा जो सिस्टम है वो इधर की ओर जाएगा, ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ए एक्सेलरेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा, इस कैपिटल वेज का भी होगा और ये ब्लॉक का भी होगा। तो मतलब ये जो आपका m मास था, मतलब ये जो आपका ब्लॉक था, एफ क्या है, FBD है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक क्या हो रहा है, इधर की ओर जो है वो ए एक्सेलरेशंस के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशंस के साथ इधर की ओर मूव कर रहा है, किस कंडीशन में, जब ये ब्लॉक जो है सो स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, अगर ये ब्लॉक इधर की ओर स्लाइड भी करता और ये पूरा मास इधर की ओर एक्सेलरेट भी करता तो नेट एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाता है, इस दोनों एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम हो जाता। तो फिलहाल तो हमारा एज्यूम्शन है कि ये ब्लॉक जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो इसीलिए ये ए एक्सेलरेशन जो है सो यहाँ हुआ। तो अब अगर आप फोर्सेस को तोड़े, मतलब न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में, तो क्या लिख सकते हैं, ये एम मास है, तो आप लिखिएगा क्या चीज़, आप अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑन द ब्लॉक, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो फोर्सेस को इक्वेट करेंगे एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, N1 साइन थीटा है, और इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से N1 साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक m इंटू एक्सेलरेशन A। दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट को देख लो, आप लिख सकते हो N1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस 1 और इक्वेशन 2 से आप ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या चीज़, रेशियो ले लोगे तो N1 कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू A बाई जी, तो A क्या आ गया, G टेन थीटा। एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू आपने इनर्शियल फ्रेम यहाँ बैठ करके A इज इक्वल टू जी टेन थीटा निकाल लिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकल गई तो फोर्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि फोर्स F बराबर m प्लस m इंटू यहाँ पे जी टेन थीटा। जब इतने फोर्स से इसको धक्का दिया जाएगा तो ये जो आपका mg साइन थीटा का कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे स्लाइड करने के लिए, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा और ये ब्लॉक यहीं का यहीं स्टेशनरी होगा। तो ये तो आपने इस फ्रेम में बैठ के बनाया। अब चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं वेज पे बैठ करके। ठीक है, तो वेज पे बैठ करके जब हम बना रहे हैं इस सवाल को, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, ये सवाल आपको हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि क्या चीज़, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल
फ्रेम, ठीक है। तो जब आप इस सवाल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके बनाएंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तब क्या क्या केस होगा। तो यहाँ बैठ करके जब हम इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये रहा आपका, सॉरी ब्लॉक, लगता है ये पेन क्या, ये रहा आपका ब्लॉक, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहा है पहले की तरह, पहले तो इंक्लाइन बना लीजिए, इंक्लाइन से क्या होता है, एंगल में आपको इजी होता है। अब इस केसेस में इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है इसका वेट mg डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा ये जो इधर की ओर ऊपर की ओर अप्लाई कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हो गया N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो गया, आपको पता है कि ये एंगल क्या है, थीटा है, इसीलिए अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली तोड़ेंगे तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये ऊपर की ओर ये एंगल थीटा। दूसरी बात, क्योंकि आप जाकर के बैठ गए हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में और आपका फ्रेम जो है उसका एक्सेलरेशंस क्या है, ये ए एक्सेलरेशंस के साथ आपका फ्रेम मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपका इस पे इस ब्लॉक पे एक इनर्शियल स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, और वो स्यूडो फोर्स क्या होगा, उसका डायरेक्शन, तो आपका जो एक्सेलरेशन है फ्रेम का उसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। मतलब इस पे एक फोर्स इधर की ओर काम करेगी, जिसको आप लिखेंगे मास ऑफ द ब्लॉक m और एक्सेलरेशन a। तो ये क्या है, दिस इज ए स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो ये आप जब नॉन इनर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको बना रहे हैं तो ये स्यूडो फोर्स हो गया। अब जब इस पे बैठ के आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको तो ये ब्लॉक चूँकि स्टेशनरी है तो ये रेस्ट में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आपको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई देगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा ये N1 और ये क्या होगा साइन थीटा, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट दूसरा जो एक कंपोनेंट इधर ऊपर की ओर ये होगा N1 cos थीटा। तो फोर्स को इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा N1 साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए फोर्स, ठीक है। ये फोर्स चूँकि ये स्टेशनरी है तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों फोर्स जो है आपस में इक्वेट होकर के ये बराबर होंगे। ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा N1 cos थीटा इज इक्वल टू mg इक्वेशंस 2, ठीक है। और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो कैचेस कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, मतलब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। और जब एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आपने इस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के निकाल लिया तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो है सो क्या हो जाएगा F बराबर, तो ए एक्सेलरेशन ए इंटू मास m प्लस m, ठीक है। तो ए हो गया जी टेन थीटा और मास हो गया m प्लस m, तो क्या हो गया m प्लस m इंटू जी टेन थीटा, ये हमारा फोर्स हो गया। तो आपने देखा कि कैसे जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था तो चीज़ें अलग थी, स्यूडो फोर्स पिक्चर्स में नहीं था। उस केसेस में जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम था वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूविंग था, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर उठ करके यहाँ बैठ गया, वेज पे बैठ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया, तो इस ऑब्जेक्ट पे न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ा, जो कि इस फ्रेम के एक्सेलरेशन और मास ऑफ द ब्लॉक के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट था एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन था, और सेम रिजल्ट हमने डिराइव किया।